हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीट संजीवनी पर, जहाँ पर आपको हमेशा मिलेगा कुछ खास। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जिसमें आपको नीट में हर साल 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं और बड़े ही ईजी क्वेश्चन होते हैं वो, जो आपको फ्री में नंबर दे सकते हैं, बशर्ते आपको उसके की पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये अर्नस्ट मायर के बारे में एक छोटी सी बात बताई हुई है यहाँ पर इन्होंने, तो उसको देखना ज़रूरी है। तो देखते हैं। अर्नस्ट मायर के बारे में इन्होंने बताया है कि ये डार्विन कहे जाते थे 20th सेंचुरी के। इस बात को ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं अगर। और मायर को 3 प्राइजेस मिले थे, इसलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। अर्नस्ट मायर ने काफ़ी जगह अपना योगदान दिया है, जैसे टैक्सोनॉमी, जू, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एट्सेट्रा। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं हम, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे व्हाट इज़ लिविंग, और हम ये ट्राई टू डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ लिविंग। सबसे पहले तो हम जब लिविंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, ये सारी बातें आती हैं। और अगर हम और फीचर्स कुछ ऐड करना चाहें तो मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट, बेसिक सी बात है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर है, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। ये दोनों ग्रोथ के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, चाहे मास में इंक्रीज हो चाहे नंबर में इंक्रीज हो। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, और ये सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। और एनिमल्स में ये ग्रोथ अप टू सर्टेन एज होती है, एक लिमिटेड एज तक दिखती है, उसके बाद ये ग्रो करना बंद कर देते हैं। हालांकि उसमें भी सेल डिवीजन कुछ सर्टेन सेल्स में होता है टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से ही। इनको तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर्स में, जो लैब में कोई कल्चर इन विट्रो बोलेंगे उसे, आउटसाइड द बॉडी। तो कल्चर करेंगे तो हम सिंपली देख सकते हैं इनका नंबर बढ़ेगा जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी। सेल डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिसेलुलर है, अलग अलग होते जाएंगे। और अब हाइयर एनिमल्स जितने भी हैं हमारे पास, हाइयर एनिमल्स और प्लांट्स, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, जिसका मतलब हुआ कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ग्रोथ कह लो या रिप्रोडक्शन कह लो, दोनों एक ही बात होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा ने बड ग्रो करी, बड अलग हो गई, पहले ग्रोथ कहा था हमने उसे, अब वही रिप्रोडक्शन हो गया क्योंकि वो बड अलग हो गई उससे। तो इसलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे और इंक्रीज़ इन बॉडी मास को हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं अगर हम बात करें बॉडी मास के इंक्रीज़ की, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ ग्रोथ का, क्योंकि इस अकॉर्डिंग तो माउंटेन, बोल्डर, सैंड मोल्ड्स ये सब भी ग्रो करते हैं, तो इसलिए एक क्राइटेरिया नहीं हुआ। और दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, तो इसलिए ये ग्रोथ नहीं हुई। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड से जो ग्रोथ होती है उसको एक्चुअली ग्रोथ बोला जाता है। अब ग्रोथ का मतलब तो हम समझ नहीं पा रहे, कोई ग्रोथ करे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि लिविंग की बात हो रही है नॉन लिविंग की, कैरेक्टराइज नहीं कर पा रहा है ये, तो इसलिए ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर, एक और बात, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, सिंपल सी बात है। रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. That is definition of reproduction. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction here, okay? And organisms reproduced by asexual means also, जैसे कि फंजाई है अपना, ये मल्टीप्लाई करती है और स्प्रेड करती है ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा, इनमें हम ऑब्जर्व करते हैं बडिंग। प्लेनेरिया की बात करें जो कि फ्लैट वॉर्म में आता है, उसमें हम ट्रू रिजनरेशन देखते हैं, दैट इज़ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स लोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी और ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक के 3 टुकड़े हो जाते हैं, वो तीनों अपना अपना पार्ट ग्रो करते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो 1 से 3 बन जाते हैं। सिंपल है। और उसके बाद बात करें अब हम फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। प्रोटोनिमा के बारे में भी आपको आगे
प्लांट किंगडम में पता चलेगा। तो देखिएगा आप, ये सब फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नीट में, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यहाँ पे है रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विद ग्रोथ, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुआ, एक ही बात है, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एल्गी की, जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, चलिए अमीबा में ग्रोथ हुई, अब वो बड़ा होता जा रहा है अमीबा, जैसे जैसे बड़ा होगा उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। अब जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है, जब वो कम या ज़्यादा कुछ भी होती है तब सेल डिवीजन होता है। इसके बारे में भी हम आगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में बात करेंगे, जिसकी वजह से अमीबा डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड हो गया तो रिप्रोडक्शन हो गया, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस हो गए, यहाँ से हमें पता चला। अब हम देखेंगे इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट यूजेज ऑफ दीज टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया। देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनके बारे में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बात करेंगे। हनी बीज के बारे में, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो इसलिए ऑल इंक्लूसिव नहीं है, डिफाइनिंग है कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन ऑल इंक्लूसिव नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो ऑफकोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो कोई रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम नहीं कह सकते, फुली कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है लाइफ का, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, सब केमिकल से बने हैं। केमिकल्स हो सकते हैं स्मॉल, बिग, वेरियस क्लास से बिलोंग करते हैं, साइज फंक्शन से, जो कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं और किसी और बायोमोलिक्यूल की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। अब ये कन्वर्जन हमारे अंदर लगातार चल रहा है और इन कन्वर्जन्स को ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और देर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड बॉडी, चाहे हम उन्हें कह लें कि यूनिसेलुलर, चाहे कह लें मल्टीसेलुलर। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोब्स हैं, सब मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। और मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन भी यही होती है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी अगर हम करें इन सेल्फ सिस्टम, उसको हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग रिएक्शन, तो नहीं, इसे हम बोल सकते हैं, उसको हम लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते, लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि वो रिएक्शंस चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, रिएक्शंस लिविंग है लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये हेंस वर्ड के आगे ये लाइन क्यों आई? हेंस वर्ड से मतलब कि हमें इससे पता चला कि हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि हमने बताया ना कि अभी इन विट्रो अगर हम बॉडी के आउटसाइड करें तो वो लिविंग रिएक्शन होगी, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं होगी। इसलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वही डिफाइनिंग फीचर है, मतलब जिसमें सेल होंगे बॉडी में वही लिविंग कहलाई जाएगी, क्योंकि जिसमें सेल होंगे उसी में मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होता है। तो हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर की अब हम बात करेंगे, यह है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरनमेंट स्टिमुली। ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है। हम एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, आई, नोज, ईयर, इन सब से। और प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा, वो इन सब से सेंस करते हैं सराउंडिंग्स को। अब जो ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, दे कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। ये भी कर सकते हैं, प्रोकैरियोट से लेकर जितने भी यूकैरियोट्स तक हैं सब सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, और फोटो पीरियड जो होता है ये अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज़। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, इसलिए हम कहते हैं कि सेंस कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग को और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग, लेकिन ह्यूमन बींग इज़ दी ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस है। और इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस जो है ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होएगा लिविंग, और क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होगी वो तो सेंस नहीं कर पाएगी एनवायरनमेंट को, और मेन बात रिएक्ट नहीं कर पाएगी। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट,
We observe patient lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead हो गया पेशेंट तो हम उस पेशेंट को क्या कहेंगे? हालांकि पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है. Are such patients who never come back to normal life living or non-living? They are living. They have no self consciousness but they have consciousness. बॉडी उनकी चल रही है, मेटाबॉलिज्म उनके अंदर चल रहा है, तो लिविंग हुए वो. नॉन लिविंग नहीं कह सकते हम उन्हें. सेल्फ कॉन्शियस खोई है खाली, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खोई है. एंड ऑल लिविंग फिनोमिना जितने भी हमारी बॉडी में होते हैं, दे आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस किसके? प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती. दे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. अकेला कोई टिश्यू है, अकेला कोई सेल है, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं. जब बहुत सारे एक टाइप के सेल इकट्ठे हो गए, टिश्यू बन गया, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तब उनकी प्रॉपर्टीज़ सामने आती हैं. तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज, they are also not present in molecular constituents of organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. ये जो interactions होते हैं, these result in emergent properties at a higher level of organization, and this phenomena is true in hierarchy of organizational complexity at all levels. अभी हम आगे बात करेंगे hierarchy के बारे में. उसमें organisms की hierarchy बताई गई है कि कैसे kingdom, phylum, class में डिवाइड है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है हर लेवल पे दिस फिनोमिना इज ट्रू. ये फिनोमिना हर हायरार्की के कॉम्प्लेक्सिटी के हर लेवल पे ट्रू है ये फिनोमिना. देयरफॉर वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग. इसलिए हम बोल पाएंगे, ठीक है, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. All living organisms present past and future linked to one another by sharing of common genetic material but to varying degrees. सिंपल सी बात है. तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशी. ये स्पीशी रिप्रेजेंट करते हैं. आप कोई भी एनिमल देखें, प्लांट देखें, ऑर्गेनिज्म, तो जो नंबर है स्पीशीज़ का जो हमारे को अब तक नोन है और डिस्क्राइब्ड है वो बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन है. इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, कॉमनली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. जैसे जैसे हम न्यू एरियाज एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड. वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय द लोकल नेम्स. लोकल नेम से हम जानते हैं हर अपने एरिया के प्लांट, एनिमल्स को. These local names would vary from place to place, even within a country. So confusion create ना हो, उससे बचने के लिए एक सिस्टम स्टैंडर्डाइज किया गया, nomenclature to name all over the world organisms. और nomenclature और naming only possible when organism is described correctly. इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तब तक नॉमेनक्लेचर नहीं हो सकता. अब प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स हैं बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, जो कि प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर. इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये ICBN की, लर्न कर लीजिएगा. एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने ऐसे ही एनिमल्स के लिए नाम रखे हैं जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नाम से है, ICZN. ठीक है. अब साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स इज ओनली वन नेम. ये इंश्योर करते हैं कि सबका खाली वन नाम हो, इसलिए ये एक सिस्टम बनाया गया. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, ताकि सेम नेम पर अराइव हो सब. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म. किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए वो नाम यूज़ भी ना हुआ हो, सिंगल नेम ही होना चाहिए. बायोलॉजिस्ट जो हैं ये फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स नेम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है. इस सिस्टम को दो कंपोनेंट से बनता है. इसे हम बोलते हैं बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि दिया गया था कार्लोस लिनियस के द्वारा, विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड दिस नेमिंग सिस्टम यूज 2 वर्ड फॉर्मेट, फाउंड, कन्वीनियंट. ये कन्वीनियंट फाउंड किया गया तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में. अब जैसे कि हम मैंगो की बात करें, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका. देख सकते हैं M कैपिटल I अभी रूल्स में बताएंगे. मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स करता है यहाँ पे जीनस एंड इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट.
अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं अपने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं दे आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा जाता है, बनते ही लैटिन लैंग्वेज में, लैटिनाइज्ड, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जिसमें कि नाउन्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसे लैटिन को चुना गया लैंग्वेज को। And the first word biological name represent genus, second represent specific epithet. Both words in biological name when handwritten are separately underlined and when printed they are printed in italics to indicate their Latin origin. जो first word होगा denoting the genus starts with capital letter while specific epithet starts with small letter, जैसे कि आपने Mangifera indica में भी देखा था और यहाँ भी आप देख सकते हैं। और किसी किसी नाम में name of the author appears after specific epithet एंड इन एब्रीविएटेड फॉर्म, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन मीन्स लिनियस ने नाम दिया तो इसलिए लिन लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ये क्वेश्चंस भी नीट में आए हुए हैं इस टाइप के भी, तो इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ठीक है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। इसलिए हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया कि भाई दिक्कत हो रही थी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा नेम करने में और मतलब आइडेंटिफाई करने में भी बहुत दिक्कत थी, तो क्लासीफाई करके अलग अलग ग्रुप में डाल दिया सब ऑर्गेनिजम्स को। तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसे कि अब हम बात करें, अब हम वीट की बात करें तो आप सबके माइंड में क्या पिक्चर आएगी वीट की? डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, किसी की भी बात करें तो जिसका हम नाम लेंगे आपके माइंड में उसी की एक इमेज आ जाएगी। तो ये सब जो है ये कैटेगरीज हैं वी यूज़ टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स को जो स्टडी करने में हम यूज़ करते हैं। एंड द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। इनको हम टैक्सा बोलते हैं, ये कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, हालांकि अलग अलग लेवल पर है, अभी हम आगे हायरार्की में बात करेंगे। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि हमने बताया प्लांट्स फॉर्म टैक्सा, wheat also taxa, animal, mammal, dogs all taxa, but you know dog is a mammal and mammals are animals, तो animal, mammal, dog represent taxa at different level। animal represent कहाँ पर करेगा? animal represent करेगा phylum पे, kingdom पे, kingdom animalia। फिर mammal आगे उसकी क्या हो गई? class। dogs क्या हो गए? genus, species हो गई उसकी, genera हो गया ना। तो अलग अलग लेवल पर डिफाइन करेंगे ये टैक्सा। ठीक है, Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa। हर organism जो है living organism, they can be classified into different taxa। इस process of classification को हम बोलते हैं taxonomy। External and internal structure along with structure of cell, ये सब taxonomy के parts हैं। हम किससे बता रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। External and internal structure, structure of cell, development process and ecological information of organisms, these are essential and form basis of modern taxonomic studies। हाँ, तो हमने क्या जाना कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ये प्रोसेस हैं दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के लिए हमें पहले उसे कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, फिर उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे किसी ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करके उसकी टैक्सोनॉमी हम कर सकते हैं। तो अर्ली डेज में ह्यूमन बींग्स जो थे दे नीड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर वगैरह के लिए। तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुए थे वो दे वर बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, उनके बेस पर ही बनाया था। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। इनको बड़ी दिलचस्पी है जानने में ह्यूमन बींग्स को रिलेशनशिप्स के बारे में भी कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं। इसके लिए एक ब्रांच बनाई गई स्टडी की जिसको बोला गया सिस्टमैटिक्स। ये लैटिन वर्ड है सिस्टमैटिक्स, सिस्टमा से आया लैटिन वर्ड सिस्टमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिनियस ने सिस्टमा नेचुरा टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन यूज़ किया एंड द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये तो सब टैक्सोनॉमी वाला सेम है। और सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड है। टैक्सोनॉमी में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सब पढ़ा था ना। इसमें सिस्टमैटिक्स में उसके अलावा इट टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ठीक है, बाकी सब सिस्टमैटिक्स में सेम है, कुछ अलग नहीं है।
अब हम बात करें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो जो क्लासिफिकेशन है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कोई. इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. क्योंकि जो कैटेगरी है ये पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है. इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, हायरार्की बनाएंगे, अभी बात करेंगे इसके बारे में. ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जितनी भी कैटेगरीज हैं दे आर रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंट अ रैंक कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. इसको हम टैक्सॉन बोलते हैं. हमने बताया था ना, एनिमल्स, मैमल्स, यार दीज ऑल आर टैक्सा कैटेगरीज हैं, तो इसको हम टैक्सा भी बोलते हैं. जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, दे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसेक्ट्स आर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं कोई जो कि क्लासीफाई हो सकते हैं. दे वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी. ठीक है, उनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स के बेस पर, कि जिसके भी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे उसको उठा के इंसेक्ट्स में डाल दीजिए आप, वो इंसेक्ट्स हैं. एंड ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. अब जो ग्रुप्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को. कैटेगरी फिर आगे फर्दर डिनोट करती है रैंक, एंड देन ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जो कि हमने बताया था अभी, टैक्सा जो है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. ठीक है, these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ये जो कैटेगरीज हैं ये सिर्फ बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, डिस्टिंक्ट. ये कोई मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है कि इसके बेस पर हम मॉर्फोलॉजी बता सकते हैं किसी की क्या है. ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, इसके बेस पर हम उनकी बायोलॉजी बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है वैसा है. ठीक है, taxonomical studies of all non-organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species, and these all organisms including those in plant and animal kingdom have species as lowest categories. इनमें जो species है वो lowest category पर आती है. अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर the basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism. नॉलेज होनी चाहिए हमें उसके कैरेक्टर्स की, उसी बेस पे हम उसे क्लासीफाई कर पाएंगे. ठीक है, विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम. इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. अब सबसे पहली है हमारी स्पीशीज़. स्पीशीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. ये दिस कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज जिनमें होंगी उसे हम स्पीशीज़ बोलेंगे. And one should able to distinguish one species from other closely related based on distinct morphological differences. सिंपल सी बात है. And each genus में have one or more than one specific epithets. एक जीनस जो है उसके एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स भी हो सकते हैं, having morphological similarities. And scientific name for human being written as Homo sapiens. ये बात ध्यान रखिएगा. जीनस जो है, जीनस कंप्राइज करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ जिसके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरा. ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज है, मैं क्लियर कर देता हूँ. जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़. ठीक है, सो समझ में आ गया. विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन. इसके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरा. अगर हमने एक जीनस मान लिया, होमो है हमारे पास, एक जीनस है पैंथेरा जो कि लॉयन टाइगर का है. जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ हो गया विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरा. अदर जनरा में जो स्पीशीज़ हैं जो उसमें कैरेक्टर्स होंगे उससे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स इस जनरा में होंगे जिसमें ज़्यादा स्पीशीज, जिसमें ये स्पीशीज़ है, अलग स्पीशीज़ है ना. तो होमोजीनस के जो हो गए जैसे होमो सैपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, जो इनके कैरेक्टर्स होंगे वो कॉमन होंगे बड़े. लेकिन अगर हम बात करें पैंथेरा के बारे में तो पैंथेरा लियो लॉयन हो गया, जैसे लॉयन के कैरेक्टर्स अलग हैं तो होमो वाले जीनस के जितने भी स्पीशीज़ हैं उन सबके कैरेक्टर्स कॉमन हुए. इसका मतलब हुआ विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरा. आगे बात समझ में, ये हम बात अब कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए लॉयन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स. ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा के हैं सारे. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स. फैमिली एक ही है
कैट्स की भी, और लायन, टाइगर, ये जो लेपर्ड वगैरह सबकी फैमिली एक है फैलिडे, लेकिन जीनस इन सब का अलग अलग है। फैमिली की बात करते हैं, फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो फैमिली में देखा जाए तो कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। वो वाली बात नहीं हो रही जीनस वाली जो भी पीछे करी थी हमने कि अलग जीनस के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ होंगी उससे कम ज़्यादा, वो बात नहीं है। ये खाली ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है कि किसी फैमिली में जो होंगे वो लेस सिमिलैरिटीज़ देखी जाएंगी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। फैमिलीज जो हैं दीज आर कैरेक्टराइज ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। एंड एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेतूनिया एंड दतूरा, दे आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलानेसी। तो इनमें सोलानेसी फैमिली में जो सिमिलैरिटीज़ कम होंगी फीचर्स में, ये नहीं होगा कि जो इसकी जैसे सोलानम, पेतूनिया, दतूरा, तीनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होंगी। अगर हम बात करें सोलानम में, हम आगे और चले जाएँ, सोलानम, नाइग्रा और ये सब है जो मैकॉय वगैरह है, इन सब में कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, सोलानम नाइग्रम हो गया, जैसे पोटैटो हो गया अपना, ओके। एंड दीज आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलानेसी। अब जीनस पैंथेरा कंप्राइजेज लायन, टाइगर, लेपर्ड पुट अलॉन्ग विद जीनस फैलिस इन फैमिली फैलिडे, अभी बताया था आपको। एंड कैट एंड डॉग आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडे एंड कैंसिडे रिस्पेक्टिवली। कैनिडे ये डॉग्स की फैमिली है, फैलिडे कैट्स की फैमिली है जो कि लायंस के साथ शेयर करते हैं वो। ऑर्डर की बात करें अब, ऑर्डर फिर आगे ग्रुप ऑफ फैमिलीज है, कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑर्डर और हायर कैटेगरीज में दे आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, दीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। उसके भी अभी पिछले फैमिली में हम बात करी थी कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे डिपेंड करता है वो, इसमें मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे प्लांट फैमिलीज होगी कॉन्वल्वलेसी, सोलानेसी, इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस है ये। और एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा है, दिस इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेरिडे, कैनिडे, ये कार्निवोरा ऑर्डर इनका सेम है। ठीक है, अब क्लास की बात करें, क्लास फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स है, जिसमें कि जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, dog। क्लास इनकी मैमलिया है सबकी, अभी हमने बात करी, जिनकी टाइगर, कैट, लायन, डॉग, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब क्लास इनकी मैमलिया होगी। अब फाइलम की बात करें, फाइलम फिर ग्रुप ऑफ क्लासेस हो गई, classes comprising animals like fishes, amphibian, reptile, bird along with mammals constitute next higher category called phylum। जैसे कि ये सब हैं, ये कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, दीज आर क्लासेस एंड कॉर्डेटा इज देयर फाइलम। And all these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system। These all are included in phylum Chordata। ऐसे ही प्लांट्स के केस में क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट्स के केस में एक बात ध्यान रखना कि हम इसे फाइलम नहीं बोलते हैं, हम इसे डिवीजन बोलते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब इनके डिवीजन है, फाइलम नहीं। ठीक है, अब किंगडम की बात करें तो किंगडम फिर कंप्राइज ऑफ फाइलम्स है। वेरियस फाइला आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया में आ गए इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ऐसे ही प्लांटे में आ गए, कंप्राइज ऑफ ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखिए स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। स्पीशीज लोअर मोस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम शो करी गई यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा यह स्पीशीज सबसे नीचे आएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन में आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है ये। ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं जो कैरेक्टर्स का नंबर है, सिमिलर कैरेक्टर्स का नंबर भले ही कम हो रहा है लेकिन फिर भी ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इस चीज़ का कि बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, स्पीशीज़ में मान लो कुछ स्पीशीज़ थी, जीनस में आ गए, उन स्पीशीज़ आ गई और उनके और रिलेटिव्स भी आ गए। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है ये। एंड टेक्सोनॉमिक्स हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट, जो कि हमारे कोर्स में ज़्यादा नहीं है। एंड एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो, जितना लोअर द टैक्सा
more the characteristic that members within taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining relationship to other taxa at the same level. जितने ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतनी डिफ़िकल्टी होगी. ये टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लगभग, चाहे वो बोर्ड्स की बात करें चाहे वो नीट की बात करें. हम मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा जानते ही आप सब, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा. ऐसी कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है इन्हें याद करना, बहुत ही सिंपल है. एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा. हाउस फ्लाई का ऐसे ही, मस्का डोमेस्टिका, इसका जीनस मस्का हो गया. फैमिली मस्कीडे, वहीं के वहीं नाम निकल कर आ रहे हैं सारे. ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इसके इंसेक्टा हो गई. फाइलम आर्थ्रोपोडा. सिंपल है ना. ऐसे ही मैंगो और वीट का भी आप देख सकते हैं, इनकी फैमिलीज़ वगैरह. वेरी सिंपल है ये. अब टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम बात करते हैं. टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म. दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग और बायो रिसोर्सेज एंड द डाइवर्सिटी. ये उसमें हेल्प करते हैं हमें. एंड दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इन स्टडीज़ के लिए हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन चाहिए. तो आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को दे रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़. तो जो कलेक्शन होता है ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़. तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए हमें ज़रूरी है स्पेसिमेंट्स की. अब स्पेसिमेंट्स कहाँ से आएंगे? ये आते हैं हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स. दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल स्टडीज़ एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स में भी एसेंशियल है ये. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन. और जो भी हम इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिमेन से गैदर करते हैं उसको हम उसके साथ लिख कर रखते हैं जिससे कि हमें उसे पहचानने में आसानी हो उसके बाद, और जिससे कि उसे हम आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, उसका नोमेनक्लेचर कर सकें. यानी कि टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है. सिंपल सी बात. एंड इन सम केसेस स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज. कुछ केसेस में हम स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं. अब हम आगे बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स में. सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड है हर्बेरियम, जो कि स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को अगर हमने स्टोर करके रखना है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हम उसे ड्राई करेंगे, फिर उसे प्रेस कर लेंगे न्यूज़पेपर्स के बीच में रख के, और उसके बाद उसे प्रिजर्व कर लेंगे, शीट पे पिन कर देंगे हम उसे. उसके बाद फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड. देखिए ये एक हर्बेरियम शो किया हुआ है इन्होंने, स्टोर्ड स्पेसिमेंस है यहाँ पर. और इसमें अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम उनको हम रखते हैं जो भी हमारे स्पेसिमेंस होते हैं. एंड these specimens along with their description on herbarium sheets become storehouse और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज. हम फ्यूचर में कभी भी किसी भी प्लांट के बारे में हमने जानकारी लेनी होगी, हम हर्बेरियम को, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम इसका क्लासिफिकेशन का, जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम उसके अकॉर्डिंग उठाएंगे वो चीज़, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम हाथों हाथ गैदर कर सकते हैं. इसलिए हर्बेरिया को आप देख सकते हैं. हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़. Herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, जिसमें कि इंग्लिश नेम, लोकल बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, ये सब कुछ आता है. ये भी आपको नीट में पूछा जा सकता है. आप इसे भी याद कर लीजिएगा कि लेबल क्या क्या कैरी करता है. उसके बाद सेकंड हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है बोटेनिकल गार्डन, जिसमें कि हम दीज हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. And plant species in this garden are grown for identification purpose and each plant labeled indicating its botanical scientific name and its family. botanical garden से आप सभी अवगत होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा कोई ना कोई botanical garden. एंड द फेमस botanical garden जो है हमारे पास क्यूम इंग्लैंड में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है. और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जैसे कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में हो गया, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है. आप कभी इन्हें विज़िट करें और देखें कि बोटेनिकल गार्डन्स में कैसे कितने सारे प्लांट्स की वैरायटी आपको मिलेगी अरेंज हुई हुई. वहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी. एंड देन म्यूज़ियम की बात करें तो म्यूज़ियम जो है दे आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप होते हैं जनरली, ये स्कूल्स कॉलेजेस में. दे हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. जो स्पेसिमेंट्स होते हैं इनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे? फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे कि स्पेसिमेन ख़राब नहीं होता, उसमें से बदबू नहीं होती, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा. बैक्टीरिया नहीं लगेगा तो बदबू सिंपल सी बातें नहीं आएगी.
बैक्टीरिया मेनबल्स को डिग्रेड नहीं कर पाएगा अगर हम उसे फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में डालकर रखेंगे। आप कहीं भी म्यूजियम में देखेंगे लिक्विड में होंगे सारे स्पेसिमेंट्स, कोई भी एनिमल का है, प्लांट का है, कोई भी, तो उसे फॉर्मेलिन में रखा जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स जो होते हैं दे मे ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंट्स की फॉर्म में प्रिजर्व होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, इनको हम इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व करके रखते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग इनको पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे इन्हें, फिर इन्हें पिन किया जाएगा। इंसेक्ट्स को ऐसे हम प्रिजर्व करते हैं। अब लार्जर एनिमल्स होते हैं कुछ, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। इनमें कॉटन भर दी जाती है, उनको स्टफ़ कर दिया जाता है जिससे कि इनकी शेप में वो ना आए, दिक्कत ना आए, इनकी शेप दिखे हमें कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है। तो बड़े ऑर्गेनिजम्स में हम ये यूज़ करते हैं। जो म्यूजियम्स हैं दे ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, इनमें स्केलेटन्स भी आपको मिल जाएंगे जनरली म्यूजियम्स में। अब नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स। यहाँ तो आप पक्का विजिट किए होंगे जूलॉजिकल पार्क, तो आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर विजिट किए होंगे, देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो कभी फ्री टाइम में जाकर देखिएगा। एंड यहाँ पर हम उनको प्रिजर्व करते हैं जिस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, कि उनकी फूड हैबिट्स क्या है, बिहेवियर क्या है। और जू में हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं कंडीशन एज सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट जैसी कंडीशंस उनको प्रोवाइड करी जाती हैं जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। अब की बात करें हम, की बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। इससे हम किसी भी प्लांट एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो की होती है एक पेपर फॉर्म में होती है, दीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। इसमें ना एक लाइन होती है, बीच में एक लाइन होगी ऐसे, और इधर होगा प्लांट्स के, इधर होगा कंट्रास्टिंग एक कैरेक्टर। तो इस तरह से होती हैं कीज़, पेपर फॉर्म में होती हैं, तो हम उसे देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है। हमने कोई स्पेसिमेंट उठाया, उसके बाद हम उसमें टिक करते रहेंगे जो जो कैरेक्टर हमें जो दिखेगा, उसके बाद हम सिंपल उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हर एक के लिए ये भी अलग अलग मिलती हैं, जैसे देखिए आप आगे, इट रिप्रेजेंट्स चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। जो ईच स्टेटमेंट होती है की में उसे हम लीड बोलते हैं। एंड सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर आप किसी स्पीशीज़ को देख रहे हैं तो आपको अलग की मिलेगी जिसमें आप देख सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप जीनस की बात करें तो अलग की, ऐसे ही फैमिली के लिए अलग की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, इनके बेस पर हम एनालिसिस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद सिंपल सी ये छोटी सी बात रह गई है चैप्टर के लास्ट की, जिसमें हम फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, दीज आर ऑल्सो सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। जैसे कि फ्लोरा है, इट कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया विच प्रोवाइड इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके बारे में ये इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, उनका हैबिटेट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब प्रोवाइड करेगा, सारी थिंग्स। ठीक है। अब जो मैनुअल होते हैं, मैनुअल दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। ऊपर हमने फ्लोरा में बात करी थी कि प्लांट्स के बारे में बात करी है। अब मैनुअल्स जो हैं ये स्पीशीज़ के ऊपर आते हैं। किसी भी स्पीशीज़ को पकड़ लेंगे जो एक एरिया में मिलती हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे मैनुअल के अंदर, उसे हम बोलते हैं मैनुअल। की एक स्पीशीज़ के बारे में एक एरिया में पाए जाने वाले पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मैनुअल में। मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। टैक्सॉन अभी आपको बताया था, टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है, डॉग, कैट, वीट, कोई क्लास भी हो सकती है, कोई ऑर्डर भी हो सकता है। तो मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमेशा। और ये छोटी सी बात थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो ये था आपका बेसिक सा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब 2 मिनट लूँगा आपके ज़रा प्लीज़। जनरली आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट क्यों किया। जनरली लोग क्या करते हैं, ह्यूमन फिजियो से शुरू करते हैं टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, बट एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को बिगिनिंग में क्यों दिया। वो इस चैप्टर को लास्ट में भी रख सकते थे कि बेसिक सा चैप्टर है, बाद में दे देंगे, लेकिन उन्होंने स्टेप वाइज बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी है कि कैसे आगे वो कंसेप्ट बिल्ड करता है, वो उसकी स्टार्टिंग पे डिपेंड करता है। तो जब स्कूल में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही स्टेप वाइज नॉलेज आपको लेनी है। ये नहीं है कि आप ह्यूमन फिजियो से शुरू कर रहे हैं, स्टेप वाइज शुरू कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीक होते हैं। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छा बन पाएगा।
और जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतनी जल्दी आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे एग्ज़ाम टाइम पे। आप भूलेंगे नहीं जल्दी से चीज़ों को, याद हो जाएगा अगर आप ऐसे भी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याद नहीं होगा, याद हो जाएगा, लेकिन लिंक चीज़ें जब होती है ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इससे लिंकिंग अच्छी होती है बड़ी। तो जब लिंकिंग होगी तो कॉन्सेप्ट अच्छा याद रहेगा आपको, और उम्मीद करता हूँ मैं कि उससे अच्छा रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। आई होप सो आप सबको कुछ कुछ समझ आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको वीडियो सही लगा, पढ़ाने का तरीका मेरा सही लगा। मैं ऐसे ही आगे भी एनसीईआरटी से वर्ड बाय वर्ड बायो के सारे चैप्टर्स कवर करने की पूरी कोशिश रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हर वीक डालूँ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको इधर उधर ज़्यादा सर्च ना करना पड़े और आपका काम फटाफट से हो जाए, ठीक है। और आप अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी ट्राई करना चाहते हैं, मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम आपने अगर डाउनलोड किया हुआ है तो आप सीधा टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे, वरना पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए आप ऐप। उसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको हर वीडियो जब मैं यूट्यूब पर डालूँगा तो उसके बाद आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे, और वहाँ पर आप उसे ट्राई कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं कूदूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। आप सब जान चुके हैं 2019 और 2020 का पेपर देकर कि 90 क्वेश्चंस में से कम 87 क्वेश्चन कम से कम प्योरली एनसीईआरटी से आते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना कि एनसीईआरटी कोई ढंग से कवर नहीं करता है। एनसीईआरटी कवर करना भी आसान बात नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत डीप मतलब छुपे हैं। जो एनसीईआरटी में जो बायो के टीचर्स हैं, कई पॉइंट इनमें ऐसे हैं जो उनको भी नहीं पता होते, कुछ टीचर्स को नहीं पता होते। लेकिन एनसीईआरटी बहुत डीप है, आप इसे पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा, आई गारंटी। अगर आप डीपली उसका मतलब समझना चाह रहे हैं तो आपको हर बार एनसीईआरटी में कुछ नया मिलेगा। मैं भी पढ़ चुका हूँ, मैंने भी देखा है, हर बार मुझे कुछ नया मिला है एनसीईआरटी में। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ने की, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।